हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे ज़िक्र होगा इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हुकूमत की बदलती हुई तब्दीली और हिकमत अमली के अंदर तब्दीली आई है, और साथ में बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से 3 रोज़ पहले एक फ़ैसला आया जिसमें शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे को मनी लॉन्ड्रिंग के इंतजाम से बरी किया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और बिलखसूस नून लीग के दरमियान अपनी फ़तह या इस मामले पे वजाहतों की जो जंग है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देना हो, हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि इस मामले पे एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी और उसके नतीजे में अपोजिशन को इंगेज करके कोई मुतफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएंगी। लेकिन आज के दिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वजाहत से इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत मुश्तरका इजलास की जानिब गोया कि पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है, जो कि बुला भी लिया गया है। अब जुमे के रोज़ सुबह 10 बजे इजलास होगा जिनमें हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है गोया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साथ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देना, ये दोनों तरामीम भी इस बिल के अंदर शामिल हैं जिनको मुमकिन तौर पर मंजूर करा लिया जाएगा। इसके ऊपर आज अपोजिशन की बैठक भी हुई जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, और साथ में आज कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये फरमाया कि बुनियादी तौर पर इस तरह की इस्लाहात 2023 के इलेक्शन के धांधली की इब्तिदा हम वो कह रहे हैं कि इनको हम कह सकते हैं। तो नाजरीन, अब देखना ये है कि इस माहौल में कि जब बड़ी शदीद तनाव है, हुकूमत और अपोजिशन के जमात एक साथ बैठने तो क्या बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे में अगर ये बिल मंजूर हो भी जाता है तो उसकी हैसियत क्या होगी, और अपोजिशन के जो तकसीम नज़र आ रही है क्या वो इस सारे मामले पे हुकूमत को एक टफ टाइम दे पाएगी। आज के हमारे ये 2 सवाल हैं और इन 2 सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट में मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर हैं आप। साथ में हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया शाला रज़ा साहिबा ने, आप सूबाई वज़ीर हैं और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और अहमद जवाद साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, आप मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अहमद जवाद साहब, क्यों ना हुकूमत से शुरू किया जाए, और कहा यह जा रहा था कि अब सेकंड थाट लिए है तहरीक इंसाफ ने और ख़ान साहब के जो समझते हैं कि चोरों के साथ बकौल उनके और जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात उनके साथ कोई ना हाथ मिलाना ना गुफ्तगू करनी है, बट पार्लिमानी कमेटी बना दी आपने स्पीकर की सरबराही में। उसके बाद इंदिया ये दिया गया कि आप इंगेज किया जाएगा अपोजिशन को, लेकिन आज अचानक आप एक नए एक हिकमत अमली के साथ आ गए और इजलास भी 10 तारीख जुमे के रोज़ बुला लिया गया। सर, ये इतनी उजलत और ये क्या मामला है, क्यों इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। अच्छा देखें शिराजी साहब, उजलत तो नहीं है इसलिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को रिकमेंड किए हुए, उनकी प्रपोजल को डिस्कस किए हुए हमें तकरीबन काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, और किसी दिन तो हमने इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना ही था, और इसी के हवाले से कहा जाता था ना कि ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो पार्लियामेंट में ही हमने मुश्तरका इजलास बुलाया ना, कहीं और तो नहीं मुश्तरका इजलास बुलाया, और पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला होगा ना, जो भी आईनी तरीका है उसका उसके मुताबिक ही होगा। अहमद जवाद साहब, ये पार्लिमानी कमेटी जो अचानक हवा में तहलील हो गई, लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि फैसला आपका अपना था, कमेटी आपने बनाई, अपोजिशन की जमातों को एंगेज करना चाह रहे थे, बट अचानक उस फैसले से आप पीछे हट गए। और माजरत के साथ पार्लिमान से मुराद सिर्फ हुकूमती जमात तो नहीं है नजर, बाकी तो बैठे हैं लोग ना वहां पे, वो भी अवाम के नुमाइंदा लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर ये कोई अपोजिशन के बगैर इजलास नहीं बुलाया गया, ये मुश्तरका इजलास है, और इसमें हुकूमती और अपोजिशन के तमाम अरकान को होना चाहिए, उनको दावत है। तो इसमें पैनिक तो नहीं होने वाली कोई बात, उसमें जो भी तरीका होगा वो आईनी तरीका ही होगा ना। ये थोड़ी है कि वो वहाँ पे
कोई गैर आईनी तरीके से जो है कोई बिल पेश हो जाएगा या कोई गैर आईनी तरीके से कोई चीज़ अप्रूव करा ली जाएगी। जो भी होगा आईनी तरीके से होगा, और मुश्तरका इजलास बुलाना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो भी एक आईनी तरीका है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इसमें पैनिक होने वाली क्या बात है। तो जाफर इकबाल साहब, क्या देखे ना कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुश्तरका इजलास जिसमें आप आ सकते हैं, रात बजे आने के आप उसका बाइकआउट करने जा रहे हैं। जाएं सर, अपना इनपुट दें। उस एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर चीज़ों को लेके आप लेके आ गए तहरीक इंसाफ, तो आप कहते हैं जी हम तो आ ही नहीं रहे वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराय साहब, अहमद जवाद साहब की बहुत मजबूरी है, वो फवाद चौधरी नहीं बन सकते। अभी उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में और कुछ अल्फाज को जोड़ के पढ़ी लिखी सी गुफ्तगू करके और वो खामोश हो गए। हाँ, नहीं बातें तो ठीक थी ना, बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। पार्लिमानी रवायात क्या हैं, और किसी भी मुल्क कोई भी आप पॉलिटिक्स पढ़ लें कहीं भी, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम कैसे बनता है कि जो भी लीडरशिप लोगों ने इलेक्ट करके असेंबली में भेजी है, सूबाई हैं, कौमी हैं, सेनेट हैं, वो मिल बैठें और कलेक्टिव विजडम से फैसले करें। रवायात क्या कहती हैं? रवायात ये कहती हैं, और पिछले 5 साल जो हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक्सरसाइज किया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनी जिसमें सेनेट और कौमी असेंबली के सारे पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब को चेयर करते थे। यमन के मामले पे कंसेंसस से फैसला हुआ, सीपैक के रूट्स पे कंसेंसस से फैसला हुआ। इंतखाबी इस्लाहात हमने की, ये ईवीएम उसका हिस्सा है। सही। लेकिन आज हुकूमत जिस तरीके से करने जा रही है ये तरीकेकार नहीं है। क्यों सर, इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम? बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अल्लाह भला करे, लोग ये तो जानना चाहते हैं। अब इनके जितने लोग आते हैं कहते हैं जी ये भागना चाहते हैं, ये दौड़ना चाहते हैं। भाई हमने तो कहा था, शिक नंबर 103 है 2017 की इंतखाबी इस्लाहात की, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ईवीएम इस्तेमाल करेगा, रिपोर्ट बनाएगा ताकि हम उसके मुताबिक लेजिस्लेशन कर सके। वो हुआ। सही। होने के बाद रिपोर्ट आई। अब उस रिपोर्ट को डिस्कस पार्लिमानी रहनुमाओं ने करना है ना। सही। मेरी आपकी नुमाइंदगी कोई ना कोई करता है कौमी असेंबली के अंदर, ये उसे क्यों ऑन करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं बैठते, ये मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? वोटर मैं हूं। सही। अच्छा, ईवीएम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई उसके ऊपर बात नहीं करते। अभी वजीर आजम साहब ने कह दिया था जो जर्मनी में ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि जर्मनी ने आज से कुछ 10 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, वो अपडेटेड नहीं होंगे ना, पता नहीं होगा उन्हें जी, वो किसी ने बताया नहीं। लेकिन अच्छा, 4 ममालिक की मिसाल देके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नॉर्वे, हॉलैंड और जर्मनी, जिनकी मिसालें, वो जिनका वजीर आजम साइकिल पे जाया करता था, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, उन्होंने शुरू किया और ख़त्म कर दिया आज से 8-10 साल पहले। वजह क्या बनी कि वोटर का एतराज़ था कि मेरा जो सिक्रेसी का हक है वो मुतासर होता है इससे, लिहाजा ये नहीं काबिल अमल, इस बुनियाद पे छोड़ दी गई। इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है। शुरू कैसे हुई? एक बल्दियाती हल्के से, एक जिले के अंदर, पूरे बल्दियाती इलेक्शन में, और 10-15 साल लगे इसे। जो जो फ्लॉज आते थे उसे दूर करते गए, फिर रियासती इंतखाबात और फिर लोकसभा के, और आज सिर्फ लोकसभा में इस्तेमाल हो रही है। और उसके ऊपर भी एतराज़ यही उठा है। एक आम आदमी समझता है कि मेरा जो सिक्रेसी का राइट है वो जाता रहता है। तो इनसे गुजारिश है कि ये पार्लिमानी रवायात को भी लेके चलें। सिर्फ लिखी पढ़ी रवायात, आइन जो बरतानिया का है वो तो कहते हैं बहुत सारा लिखा हुआ नहीं है, रवायात पे है। सही। हमारी रवायत ये है कि लीडर ऑफ द हाउस सबको एतमाद में लेता है। यहाँ लीडर ऑफ द हाउस गायब है, गैर हाजिर है। लेकिन ये नुक्ता मैं शाला साहब आप की तरफ भी लेके आता हूँ। क्या आपको भी यही एतराज़ है कि जिसमें वोटर जो कि उसकी जो एक तरह से सिक्रेसी है वो रिवील हो रही है, और यही बुनियाद है पीपल्स पार्टी के यहाँ, या आप समझते हैं कि सिस्टम सरे से होना नहीं चाहिए अगरचे हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की क़यादत या तो बैरून मुल्क है या खामोश है, तो हम क्या समझे कि नईम रजामंदी है? आपको लगता है कि ठीक है, हो जाए तो होने दें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो चौधरी जाफर इकबाल साहब अभी मिसाल दे रहे थे भारत की, तो ख़ास तौर पर कंवर दिलशाद साहब भी गवाह हैं कि टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन की भारत गई। केरला में जो इंतखाबात थे उसका रिजल्ट वहाँ पे अंडर डिस्कशन था कि किस तरह जीता हुआ आदमी जो है, जब वो कोर्ट में गया हारा हुआ आदमी, तो जो जीता हुआ आदमी था उसकी जमानत जब्त हो गई। तो 22 साल लगे भारत को
यहाँ तक आते आते। तो मेरा अभी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कहने का मकसद यही है कि अचानक इलेक्शन कमीशन जो है आपने उसको अपना ओपोनेंट बना लिया और उसकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए हैं आप उनके जवाब देने के बजाय उनको धमकी आमेज बातें करने लगे और अब आपको मोहलत भी 3 हफ्तों की मिल गई है। एक तो वैसे ही जो चीज जिसमें आपको अब तलब भी कर लिया जवाबात के लिए, जिसकी वजह से आपने उन पर इल्जाम लगाए थे, आपको इस वक्त असेंबली का सेशन उस पर नहीं बुलाना चाहिए था। कहाँ गई वो मोरल आपके और वो हाई मोरल जो आपके लेवल्स हुआ करते थे। क्या जो बातें आप लोग भी कर रहे हैं और नून लीग भी कर रही है कि ये धांधली की इब्तिदा है, गोया कि इससे धांधली तो नहीं होगी, सिर्फ जो वोटर है उसकी सिक्रेसी का मामला है। आपको ये लगता है जो नैरेटिव अदरवाइज दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, वो तो कह रहे हैं कि इससे धांधली मैनेज करेंगे आप, तो धांधली तो नहीं कर सकती पीटीआई की गवर्नमेंट इससे। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने तो देखी भी नहीं है, टीवी पे देखी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इससे रिगिंग रोकी नहीं जा सकती और टेम्परिंग हो सकती है। फिर उनका ये भी कहना है कि इस पे मौसम का भी असर होता है। बहुत सारे इलाकों में 2 बजे के बाद जो है इसने काम करना छोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो बहुत बड़े इशूज हैं, जो हुकूमत ने करने हैं, वो सिर्फ अगस्त में महंगाई की शरह 8.4% पे पहुंच गई है। बरामदात जो है 67.8% हो गई हैं। आज ही एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इसके अलावा आईएमएफ ने जो है वो कहा है कि आटा, चीनी, चावल और इन चीजों पे जो है आप सब्सिडी खत्म करें। कल हमने खबर देखी थी कि चने जो है 120 के बजाय 160 रुपए किलो हो गए। फिर आज हम ये भी देख रहे हैं कि बैरूनी कर्जों के वाजिबात में 26 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफा हुआ है। फिर जो बजट डेफिसिट है वो 700 अरब से ज्यादा वो हो गया और इतना ज्यादा पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हो रहा है। क्या ये मसाइल नहीं है? तो इन मसाइल को ईवीएम यूज हो, क्या सिर्फ यही मसला है कि बैरून मुल्क वाले जो हैं वो वोट दें? क्या इस पे आईनी तरमीम नहीं होनी? आप कैसे एक्ट के जरिए आईनी तरमीम करेंगे? उठाएं शैला साहबा, यही अहमद जवाद साहब की तरफ लेके आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अहमद जवाद साहब, शायला साहबा ने बातें तो बड़ी वाकई ठीक की हैं कि अवाम की हालत इस वक्त क्या है, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, उस तरफ तो कोई ख्याल नहीं है। पूरा दिन आपके मिनिस्टर्स इस बात पे सर्व कर देते हैं कि जो बरतानिया से फैसला आया उसमें शहबाज शरीफ बरी हुए हैं कि नहीं हुए, वो केस था कि नहीं था, उसमें हम फरीक थे कि नहीं थे। सर असल इश्यूज़ की तरफ आएँ। आपके वज़ीर ख़जाना जो भी नया आता है यही फरमाता है कि अगले 6 माह में हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बट उससे पहले हालत ख़राब हो जाती है। सर देखें शिराजी साहब, अगर हम इकॉनमी को अगर डिस्कस करते हैं, उस इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन भी डिस्कस होता है, उस इकॉनमी के अंदर फॉरेन रिजर्व भी डिस्कस होते हैं, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी डिस्कस होता है, उसमें एक्सपोर्ट्स भी डिस्कस होती हैं, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन भी डिस्कस होता है, उसमें फॉरेन रेमिटेंस भी डिस्कस होती हैं। इकॉनमी के बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक फैक्टर को लेके और आप ये कहें कि हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि कोई फेयर कमेंट नहीं होगा। इकॉनमी को ओवरऑल हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें ग्रे एरियाज भी होंगे तो उसमें वाइट एरियाज भी होंगे। तो हमें इसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि इस वक्त अगर आपके मुल्क में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अगर फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं, अगर आपकी तारीख के सबसे बड़ी फॉरेन रेमिटेंस हो रही हैं, अगर आपके मुल्क के अंदर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, अगर आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो रही है, अगर आप कोविड जैसे चैलेंज में अपने रीजनल कंट्रीज की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई डायरेक्शन तो ठीक है ना। या इस मुल्क में अगर 50 साल के बाद बेनिफिट्स आम आदमी को पास ऑन नहीं हो रहे ना सर, आम आदमी को पास ऑन नहीं हो रहे। दूसरा अहमद जवाद साहब, जो चीज़ें मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनकी कीमतें भी हर हफ्ते या हर दूसरे दिन नई कीमतें लोगों को देनी पड़ती हैं। जिस तरह अभी बात कर रही थी शैला साहबा कि एक दिन चने मिलते हैं 120 के, अगले दिन 160 के, या फिर आप खुद फरमाया करते थे कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पैसे हुक्मरानों की जेबों में जाते हैं।
सर अब आप कम से कम पेट्रोलियम लेवी तो कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ भी रही हैं तो इस एरिया में तो रिलीफ दिया जा सकता है, बट वो भी पुराना तरीका जो पहले करते रहे आप भी वही कर रहे हैं। देखें मैं आपको चलें पेट्रोल की प्राइस से ही आप शुरू कर लें। पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान के अंदर हम तो इंपोर्ट करते हैं ना, डॉलर में हम पे करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर अपने रीजन में और कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से क्यों कम तरीन है? सबसे कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, जो लेवीज होती हैं, उनको वो कम से कम लगा रही है ताकि आम आदमी के ऊपर इफेक्ट ना हो। आपको एक चीज थोड़ी सी मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि PMLN का गवर्नमेंट का एक बड़ा हिस्सा को तकरीबन 3-4 साल तो आप कह सकते हैं वो तो एक ऑयल बोनेंजा पीरियड था कि जिसमें तारीख में लोएस्ट ऑयल की कीमतें गई थी, लेकिन अब ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऑयल की कीमतों का पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त तक इफेक्ट होता रहेगा जब तक कि हम अपनी एनर्जी को ऑयल की डिपेंडेंस से नहीं निकाल लेते। और एनर्जी को ऑयल की डिपेंडेंस से आप सिर्फ उस सूरत में निकाल सकते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर हाइड्रो प्लांट्स लगाएं, आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करें, आप सोलर से एनर्जी पैदा करें, आप विंड से एनर्जी पैदा करें, जैसे कि पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। आपके नेक्स्ट डोर जो इंडिया है 80,000 मेगावाट सिर्फ सोलर और विंड से पैदा कर रहा है। ये 2008 में उसने शुरू किया था, 12-13 साल हो गए हैं। ठीक है, तो आपका ये वही टाइम पीरियड है कि जब इस मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें थीं, तो इनका वो काम जो कि इंडिया में हो गया बाकी दुनिया में हो गया। तो ये क्यों एनर्जी के इतने महंगे मंसूबे उनको कंटिन्यू भी कर रहे थे और उनमें इजाफा भी नहीं कर रहे थे अल्टरनेट एनर्जी का या हाइडल एनर्जी का। तो आज हम भुगत रहे हैं ना, और ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी हमारे ऊपर। छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जवाब साहब मैं आता हूं तो आपने भी बड़े इंपॉर्टेंट उठाए, तो जाफर इकबाल साहब बैठे हैं, सर आपसे भी पूछेंगे, शाला सर आपसे भी पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जाफर इकबाल साहब, इनफैक्ट आपने भी अहमद जवाद साहब की बातें सुनी। वो कह रहे हैं इकनॉमिक इंडिकेटर्स इतने बुरे नहीं जितने के पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। 5% पे ग्रोथ है सर, और रिजर्व्स भी देखें, थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस देखें, एतमाद इतना बड़ा लोगों का धड़ाधड़ डॉलर्स भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। सर कुछ अच्छी चीज़ें तो हुई हैं, उनका तो एतराफ़ करें आप। इस्माइल मेरठी साहब ने गज़ल लिखी है, कल रात ये कहता था राहजन से मेरा राहबर, मिलजुल के बसर कर लें तकरार से क्या हासिल, मैं तुझसे टकराऊं पल भर में बिखर जाऊं। कोई एक वादा इन्होंने किया हो, लोटे नहीं लेंगे, आज़ाद नहीं लेंगे, 20 काबीना बनाएंगे। जितने माफियाज निकलते हैं वो आज सारे हुकूमत की जेब से निकल रहे हैं। जो वजीर आज़म आज के दिन तक अपनी काबीना सेट नहीं कर सका, वो क्या करेगा? हुकूमती अखराजात तो कम किए हैं ना सर। कौन से? वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो भैंसें थी, जो गाड़ियाँ थी, बाकी चीज़ें थी। देखिए साहब ये सारे हैं कॉस्मेटिक्स। अच्छा, आज भी ये जितनी बहस हो रही है EVM, मेरा मसला नहीं है EVM। जिस तरह से मैं वोट दे रहा हूँ मुझे इत्मीनान है, उसके ऊपर मेरे इश्यूज और हैं। मेरा पोलिंग स्टेशन का अमला ना अगवा हो, सही है, ठीक है ना जी, मेरे थैले ना चोरी हों, रिजल्ट टाइम पे मिल जाए आपको, रिजल्ट टाइम पे मिल जाए। सही। अच्छा, अब EVM मशीन जो है वो पोलिंग का स्टेशन का अमला चोरी होने से तो नहीं रोकेगी। सही। इन सब को पीछे कर दें। सही। आज के दिन में स्टॉक एक्सचेंज जहां कह रहे हैं कि एतमाद बढ़ा और इन्वेस्टमेंट आ रही है, 800 पॉइंट नीचे गई है। 2 अरब रुपया नुकसान हुआ है। अगर इतना ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं तो सरमायादार बेवकूफ है क्या? उनको सूझबूझ नहीं है। सही है। आज के दिन में आज डॉलर कितने पे ट्रेड हुआ है? 172.70 पे। फवाद साहब आके बताएंगे, अहमद जवाद साहब बताएंगे, वो इमरान खान साहब जो अपोजिशन में हुआ करते थे अल्लाह बख्शे, वो आज आके बताएंगे कि मेरे और आपके ऊपर आज दिन में कर्जा कितना बढ़ा है। कल 70 पे बंद हुआ था, आज 72.70 पे हुआ है। बताएंगे वो। आज ये होने से जो चीनी हमें ये तोहफा मंगा के दे रहे हैं, हमारी चीनी बाहर बेच के, किसने बाहर भेजी थी? इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी ना, यहाँ पड़ी थी, मेरे मुल्क में बनी थी। तहकीकात भी तो की है ना सर? नहीं, तहकीकात तो की मिल वालों के खिलाफ। सही। भाई सरबरा आप हैं, एक्सपोर्ट की आपने इजाजत दी, सब्सिडी आपने दी, किसने कहा था आप दें? ना देते आप। सही। दमदम किसने बाहर बेची? मेरे मुल्क में पड़ी हुई थी ना। सही। आज जो कह रहे हैं हालात बहुत अच्छे हैं, हालात ये अच्छे हैं कि आप खाने के लिए आटा बाहर से मंगा रहे हैं।
हालात ये अच्छे हैं कि आपने अस्पतालों में फ्री टेस्ट होते थे पंजाब में, अभी बता दें क्या हो रहे हैं। करप्शन के हालात ये हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि केपीके के अंदर इंतहाई मखदूश हालात हैं, सही करप्शन बड़ी है, सही इनको सही इंडिकेटर्स आप कहते हैं। लेकिन शैला साहबा ये बातें बड़ी लगता तो ये ऐसा है कि अपोजिशन के दिल में बड़ा दर्द है अवाम के लिए, लेकिन पार्लियामान के अंदर देखें तो आप एक साथ बैठे नहीं हैं, इत्तेहाद बनते हैं, उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, ज़ाती मफादात को कहीं इल्ज़ामात लगते हैं कि डील करके को निकल गया। तो अगर अवाम का दर्द अपोजिशन में है तो वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी हुकूमत वक्त को टफ देने की बात वो तो अपोजिशन में भी नज़र नहीं आ रही ना, तो इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा देखिए, अपोजिशन पार्लियामेंट में जो है वो एक पेज पे है। ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ नज़रियात पर मुश्तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर अपोजिशन में हैं तो वो एक हो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट में जो मसाइल आते हैं उनको बड़े देख के और उस पर बात की जाती है। अब जवाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात की कि इन लोगों ने जो है ये सही नक्शा नहीं पेश कर रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 50 से ज़्यादा अशिया को देखा जाता है। आप कहते हैं जी 22 की में तो इस्तेकाम आ गया, हाँ आ गया होगा, लेकिन जो 23 आपने जिनकी महंगाई हुई है जिनमें, वो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें, आटा है, चीनी है, घी है, और अब इस पे मजीद आपकी सलाहियतों की वजह से IMF कह रहा है सब्सिडी खत्म करें। आप कह रहे हैं कि हम यकतरफा बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कपास वो आपने कहा कि गन्ना जो है उसकी बम्पर क्रॉप्स हुई, लेकिन आपने जो है इस वक्त जो चीनी दरामद की है वो तारीख की महंगी तरीन चीनी है, 38 रुपए फी किलो कहा जा रहा है उसको, कि उसको महंगी खरीदी गई है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, शैला वो कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। वो कहते हैं प्लम्बर, मिस्त्री, उनके देखें उनके रोजगार उनके बढ़ गए हैं, लोग अब चीजें परचेज कर रहे हैं। वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। इनको ये समझना चाहिए कि आप इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ गई। आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आप टेक्सटाइल में करते हैं, थोड़ा सा आप लेदर करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर के हदफ ये हासिल पूरे नहीं कर सके थे। जिस टेक्सटाइल की ये बात कर रहे हैं उसमें भी जो है ना उसकी ग्रोथ ही काफ़ी कम हुई है, तो उसको भी आपने इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कौन सी तरक्की है जो पाकिस्तानियों की जिंदगी पर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर नहीं डाल रही, सिर्फ असर ये डाल रही है कि वो या तो मकरूज हो रहा है पाकिस्तान, और हर पाकिस्तानी, या ये कि गरीब तर हो रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो मेरे पास पूरा चार्ट है जो इनके केपी के अलाई थे जमात इस्लामी वाले, उन्होंने आज शाया किया है कि 2018 में कीमतें क्या थी और आज 2021 में इन्होंने क्या कर दिए। तो मैं ऐसी सही सिमत का मैं क्या करूं जिस सिमत में खड़े होके मैं कुचली चली जा रही हूं और इनकी गाड़ी गुजरती जा रही है। तो जबानी कलामी तो सफर बड़ा हो रहा है। अब ये बिजली की जो बात करते हैं और पेट्रोल पे भी मैं आ जाऊं। जवाद साहब, हमारे जमाने में पेट्रोल की प्राइसेस जो थी ना इंटरनेशनल जो है वो 145 बैरल पर $145 पर बैरल से 150 तक गई थी, और हमारे यहाँ जो पर यूनिट था ना वो ₹1.30 से ₹4 तक गया था। इस वक्त इंटरनेशनली जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस ये नहीं है, और असद उमर से कहें कि अब जमा तफरीक करके हमें बताएं। और दूसरी बात यह है कि सिंध वाहिद सूबा है, आखिरी बात कर रही हूँ जिसने 18वीं तरमीम के बाद अपने पावर प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है, ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई है। हम अपने पैसे से बिजली बना रहे हैं और फैसलाबाद को दे रहे हैं, लेकिन हमारे थर के ऊपर ये लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। और अब ये जो LNG खरीद रहे हैं जिसके वजह से इन्होंने नून लीग पे मुकदमे किए हुए थे, इन्होंने उससे कई गुना ज्यादा LNG खरीद। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद जवाद साहब थोड़ा सा इकॉनमी से हटते हैं। सर अब ये जो बरतानवी मजिस्ट्रेट का फैसला है, अगरचे सलमान शहबाज ही बरी हुए हों, बट सर ये देखें 20 साल की ट्रांजैक्शंस 21 माह में फैसला कर दिया उन्होंने।
और यहाँ तो पता नहीं 30 साल 35 साल 25 साल कितने अरसे से केसेस चल रहे हैं सर। एक तो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है, तो इसको भी ठीक करने का कोई इरादा है जिसमें आम आदमी सफ़र होता है, या आप सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का देने के पीछे पड़े रहेंगे सर? देखें शिराजी साहब, एक तो मैं थोड़ा सा एक कमेंट देना चाहूँगा महंगाई के हवाले से जो इस हुकूमत की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क अपोजिशन की तरफ से हैं। देखें, अगर हुकूमत अपोजिशन का बयानिया अगर हम मान लें कि इतने बुरे हालात हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि पिछले 1 साल के अंदर एक गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, एक AJK का इलेक्शन हुआ, एक रिसेंटली सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन हुआ, एक सियालकोट का हुआ, एक कराची का हुआ। जवाद भाई जी, मुझे बाद में वो फिर गिनवा देंगे। नौशहरा का भी हुआ है, नौशहरा का भी हुआ, कराची का भी हुआ, फैसल वावडा साहब जहां से वफाकी वजीर थे वो भी हुआ। जवाद भाई उनको छोड़े सर, ग्राउंड रियलिटीज है। एक बात मैं भी कहूंगी, पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में हुकूमत ने जो है ना वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ली। देखें शिराजी साहब, हौसला देखें आप देखें हौसला कि मैं 2 पार्टीज हैं अपोजिशन की जिनको इक्वली टाइम मिल रहा है, उनका मैंने मुकम्मल बयानिया सुना। मैं इनसिक्योर नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं सिर्फ हुआ, आपकी मोहब्बत लेकिन आपकी मोहब्बत नहीं है ना, कह रहे हैं आप बात ना करते। अच्छा, मैंने घबराए नहीं, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आप तो हुकूमत में है, सुनना आपका काम है, इनका तो काम सुनाना और मैंने सिर्फ 2-4 लाइनें बोलनी है, तो आप देखें कि वो मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया गया। देखें, मुझे फिर इजाजत तो देना कि मैं भी एक्सप्लेन कर लूं। आपने तो कर दिया अपना। देखें, एक तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, अगर भाई कश्मीर के इसलिए वहां की बात की। अच्छा जी बिल्कुल मैं कहता हूँ जरूर करें आप, लेकिन मुझे भी इजाजत दें कि मैं गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस, मैं इनका भी जिक्र करूं ना। ये तो मैंने, आप बेशक जिसका मर्जी जिक्र करें, मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आखिरी इलेक्शन जो इस मुल्क में होता है, उसमें पूरे मुल्क में सिर्फ एक सियासी पार्टी है जिसको हम एक कौमी धारे की पार्टी कह सकते हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन सारे सूबों में। क्या वजह है कि अभी भी अगर इतने हालात खराब हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है, इतना लोग जो है परेशान हैं, तो आप सोच सकते हैं कि PTI को इस तरह से वोट भी अगर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। एक तो ये चीज होगी। दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रहा हूं। देखें, बात ये है कि आपने जो UK का, शहबाज शरीफ का जो आपने क्वेश्चन किया, उसमें मैं एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं। देखें, ये जो फैसला है, ये फैसला इस चीज के ऊपर है कि क्या शहबाज शरीफ या उसके बेटे के पास जो भी वो इनकम जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग है या वो वाइट मनी है। ठीक है, वो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप करप्शन से कमाया हुआ पैसा, आप किसी और मुल्क में 10 तरीके हैं जिसको आप वाइट मनी करके उस मुल्क में ले जा सकते हैं। ये फैसला जो है ये सिर्फ ये बता रहा है कि वहां पे आप ही बेहतर बता सकते हैं। देखें, मैं क्या, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लें, वो आपको बता देगा। आप किसी कंसल्टेंट को इंग्लैंड से बुला लें, किसी और मुल्क से बुला लें, वो आपको 10 तरीके बताएगा कि किस तरीके से आप एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकते हैं बैरून मुल्क में। इसमें ऐसी पर्टिकुलर, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे पनामा है, जैसे और केमन आइलैंड्स है, वर्जन आइलैंड्स हैं, कितने ऐसे फोरम्स हैं, तरीके हैं जहां से आप व्हाइट कर लेते हैं अपनी ब्लैक मनी को। जिस मुल्क ने अपने मुल्क में इन्वेस्टिगेशन छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है अहमद जवाद साहब, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो फरमाते हैं कि उन्होंने खान साहब के दोस्त अनिल मुसर्रत से और कुछ बैंकों से कर्जे लेके अपार्टमेंट लिया था और वही पैसे सलमान शहबाज को दिए थे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब से भी इस फैसले के हवाले से बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जो साहब, एक तो ये कि इस फैसले के बाद इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहना कोई फतवा आ गया किसी मुफ्ती आजम की जानिब से, मरियम साहबा ने ये कह दिया साथ में सर फतवा एक टर्म है और फतवे वही होते हैं कि किसी भी शोबे का जो कॉम्पिटेंट आदमी है, मजिस्ट्रेट का फैसला है सर, ये मजिस्ट्रेट अदालत है ना, चलो अदालत है, छोटी अदालत जैसी भी है अदालत। अगर इस फैसले को मान लें तो जो नवाज शरीफ साहब के मुतालिक फैसले का है पिछले दिनों के, उनके क़याम की जो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई है कि जो वजूहात आप बयान कर रहे हैं बाजी नजर में वो लगती नहीं है कि आप इलाज की उसकी तरफ भी आ जाते हैं। देखिए, एक केस बना और चला और 20 साल की काउंस खंगाले गए और कुछ नहीं निकला। और जितनी इनकी पिछले 3 साल से कोशिश थी, आज ये कहते हैं, जिस तरह शहबाज साहब ने पहले कहा था भी जितनी देर मनु जेल च रखा जब पेशावर भेज दे तो मैटर मुकम्मल कर आंदा, तो ये वज़रा कराम थोड़ी सी कोशिश दूसरी तरफ कर लेते, जो असल इनके काम है उस तरफ तवज्जो देते, शायद बेहतरी आ जाती। और फिर अगली बात ये भी कर लें कि यहाँ जो पाकिस्तान में केस चल रहे हैं शायद साहब 3 साल से, शाहिद खाकान साहब को अंदर रखा, ख्वाजा साद रफीक साहब को रखा, कामरान माइकल साहब को रखा, फिर आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को रखा, एहसन इकबाल साहब को रखा। आप बताइए आपने क्या किया, कौन सा इल्जाम आपने साबित किया, कहाँ आपने सजा दी, 2-2 साल जेल के अंदर किस बात पे रखा? सियासी इंतकाम लेते रहे ना, और तो कुछ नहीं। और आज 3 साल के बाद आपका निजाम भी आपका दिया हुआ, चेयरमैन भी आपका दिया हुआ, सब कुछ हमारा दिया हुआ है, लेकिन एक चीज हमारी दी हुई नहीं है, वो वीडियो थी जो चेयरमैन ऑफिस में बनी, वो हमने नहीं दी थी। आज अगर उस वीडियो की जद में आके चेयरमैन नैब यरमगाल बने हुए हैं, वो इनके हाथों में खेल रहे हैं, तो वो खेलेंगे। इसी तरह जिस जज से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कराया वो भी यही था, वो तो खुलेआम और बाकियों को नहीं छोड़ेंगे। जी देखें, अगर कुछ करना होता तो 3 साल काफी थे। 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 20 अफराद की काबीना रखनी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी। हाँ, आज रश बहुत था इधर, जवाद भाई ने भी देखा होगा, वो जो नई यूनिवर्सिटी बनी है वजीर आजम हाउस में, बच्चे जा रहे थे दाखिला लेने के लिए, वो सारा कुछ इन्होंने कर लिया। डेरा इस्माइल खान कोयटा मोटरवे का क्या बना? कुछ नहीं। हकला डेरा इस्माइल खान के पैचेस मुकम्मल नहीं कर सके, कोई एक काम। इनसे पूछते हैं कोई बिजली का एक कारखाना जो नया लगाया हो। सही, दुरुस्त पॉइंट आ गया। शैला साहब, आप ये बताएं कि अब रास्ता कैसे रोकेंगे? लगता तो ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होने जा रहे हैं, और लगता यह भी है कि चेयरमैन नैब साहब भी, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी। कोई अपोजिशन की स्ट्रैटेजी हमें तो नजर नहीं आ रही। लास्ट मिनट है, क्विकली। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं जिसपे झगड़ा बढ़ता रहे, डिलीवर इन्होंने कुछ करना नहीं है, कामयाब हम इन्हें इन बातों में होने नहीं देंगे। ये एक तरफ से रास्ता निकालेंगे, हम दूसरी तरफ से रास्ता देखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये अपने बस उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, और सिर्फ ये उलझ रहे हैं डेली वेजेस पे जो है ये काम कर रहे हैं कि आज क्या निकाल के मसला टाइम किल किया जाए, आवाम को कुछ नहीं दे सकते। और लगता है कि अवाम जो है उम्मीद पर जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म से दीजिए। खुदा हाफिज।